आदाब, मैं हूं उसदुल्ला ख़ान। मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और मुबशिर ज़ैदी। पिछले हफ्ते यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट को जाने ऐसा क्यों लगा कि पाकिस्तान का जो सियासी और सफारती GPS है वो यूरोपीय यूनियन के ख़्याल में ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा। लिहाजा यूरोपीय पार्लियामेंट ने 3 के मुकाबले में 662 अरकान की वोटों की अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर की कि पाकिस्तान को 2014 में जो GSP प्लस का दर्जा दिया गया था वो वापस लिया जाए। GSP मुखफ़फ़ है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसके तहत वो तरक्की पजीर ममालिक जो इंसानी हुकूक, माहौलियात और गुड गवर्नेंस से मुताल्लिक़ 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस के नफाज का अहद करें, उन्हें यूरोपीय यूनियन में बग़ैर दरामदी ड्यूटी के माल फ़रोख्त करने की इजाज़त होती है। यूरोपीय पार्लियामान की ये जो करारदाद है पाकिस्तान की कौमी असम्बली में फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के करारदाद के बाद आई और शायद पाकिस्तान इस जवाबी झटके के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान को 2014 में यूरोपीय यूनियन ने GSP प्लस का दर्जा दिया था। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाकिस्तान की जितनी भी तिजारत होती है उसमें से 25% यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक के साथ होती है और 2014 में GSP प्लस का दर्जा मिलने के बाद इसमें 64% का इजाफा हुआ है और जो सबसे बड़ा आइटम है वो पाकिस्तानी टेक्सटाइल का है। 76% जो अशिया जाती हैं यूरोपीय यूनियन के उसमें टेक्सटाइल 76% है। अजीब बात है कि फ़्रांस ने 2014 में पाकिस्तान को GSP प्लस का स्टेटस दिलाने में ख़ासी मदद की थी। अब पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो परेशान इसलिए है कि अभी तो ये सिर्फ करारदाद की हद तक है, लेकिन अगर इसने अमलन किसी कानून की या तादीबी कार्रवाई की शक्ल इख्तियार कर ली तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और आपको पता है कि हमारी इक़्तिसादी हालत इस वक्त क्या है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दौर करने के लिए आला सतही वफूद वहाँ भेजने का फ़ैसला किया है। मुबशिर ज़ैदी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। मुबशिर, आप रोशनी डालिए कि कितनी घबराहट है, घबराना नहीं है। जी वो साहब, कल यहाँ इस्लामाबाद में इजलास हुआ वज़ीर आज़म की सदारत में और इस सारी सूरत हाल को देखा गया। उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई वाजबी सी थी कि यूरोपीय यूनियन को जो उनके कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के हवाले से वो दूर किए जाएं और वज़ीर आज़म ने ये हिदायत की है। मगर जो टोन एंड टेनर है वज़रा का, फॉर एग्ज़ाम्पल आज भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम यूरोपीय यूनियन के कहने पे अपने कोई क़वानीन बदलेंगे नहीं और ना ही उनके सामने जो है हम सरेंडर करेंगे। यानी उनका इशारा था कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से कहा है कि तकरीबन 27 के करीब ऐसे क़वानीन हैं या जो आपको बदलने हैं, मगर जो ज़्यादा उनका इन्हिसार था वो था कि आप ये जो ब्लास्फेमी का कानून है यानी तौहीन मज़हब का कानून, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है अक़लियतों के ख़िलाफ़ और जो अक़लियती फ़िरक़े हैं उनके ख़िलाफ़। तो उस बारे में तो पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि वो किसी भी तरीके से ब्लास्फेमी लॉ को वापस लें। तो ये बात तो क्लियर हो गई। ताहम आज ये हुआ कि श्री मज़ारी साहिबा जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं उनकी ट्वीट आई अब से कुछ देर पहले जिसमें उन्होंने कहा कि कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ जो है उसने 2 इम्पॉर्टेंट बिल्स जो जिसमें एक जर्नलिस्ट सेफ्टी का बिल है और दूसरा टू क्रिमिनलाइज एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस यानी लापता अफराद के जो जबरी गुमशुदगी के अमल को क्रिमिनलाइज कर देना, उसको जुर्म करार देना, ये दोनों लॉज जो हैं वो उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं और अब ये कैबिनेट में जाएंगे। काबीना से अगर ये अप्रूव होते हैं 2 रोज़ बाद तो उसके बाद ये जो है नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस लिहाज से कि ये दोनों भी डिमांड्स थी यूरोपियन यूनियन की जिस पे वो किया गया है। और उसके अलावा साथ ही साथ मॉरेटोरियम के बारे में भी बात हुई, यानी कि हम डेथ सेंटेंसेस को जो है वो ख़त्म कर दें। वो उस बारे में ये फ़ैसला हुआ है कि उनको
कम कर देंगे और ख़ासा कम किया जाएगा। ये भी एग्रीमेंट हुआ है। तो एक अटेम्प्ट ज़रूर हुई है यूरोपियन यूनियन को यकीन दिलाने की कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम जो है कुछ इक़दामात उठा रहे हैं। होपफुली देखना यह है कि अब यूरोपियन यूनियन इस बारे में क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमारी जो बरामदाद हैं वो 7 अरब यूरो से बढ़ चुकी हैं यूरोपीय यूनियन को, और अगर वहाँ से हमसे GSP प्लस स्टेटस, जिसमें जाहिर है इवन यूरोपीय यूनियन ने जिनको मोस्ट फेवर्ड नेशंस का स्टेटस दिया है उससे भी 20% कम ड्यूटी पे पाकिस्तान और 3-4 ममालिक जिसमें श्रीलंका है, फिलीपींस है, वहाँ से माल ख़रीदता है यूरोप, और एक तरह की फेवर है। और ये फेवर अभी तक जो है वो फरवरी 2022 तक के लिए तो अप्रूव हुई है, मगर ख़तरा ये है कि अगर पाकिस्तान का जो इक़दामात ऐसे नहीं लेता इंसानी हकूक़ के हवाले से, जर्नलिस्ट सेफ्टी के हवाले से, तो शायद जो है यूरोपियन यूनियन ये GSP प्लस स्टेटस वापस अच्छा, ले ले। मुबशिर, मैं आपसे बीच में एक बात जानना चाह रहा हूँ कि यूरोपीय यूनियन की जो करारदाद है उसमें जो हालिया हंगामे हुए थे और TLP वगैरह उसका भी जिक्र है। तो अब जब ये करारदाद आ चुकी है और पाकिस्तान ज़ाहिर है अब इसे सीरियसली देख रहा है, तो TLP पे जो बज़ाहिर कागजी पाबंदी है क्या वो उठाना हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? जी मुश्किल तो होगा, और मेरे ख्याल में कोशिश यही की जाएगी कि TLP को जो है वो जितना डिले हम कर सकते हैं उसकी पाबंदी उठाने में वो हम करेंगे। हुकूमती सतह पर यह है, और उनका ये कहना है कि इस बात की एश्योरेंस दी जाएगी बैनुल-अक़वामी बरादरी को कि दोबारा TLP को उस तरह की स्ट्रीट फोर्स के तौर पर उभरने नहीं दिया जाएगा, बल्कि कोशिश की जाएगी कि अगर उन्हें मेन स्ट्रीम कर सकें और उनका जो सख्त गिर रवैया है उसको चेक किया जाए, कोई वायलेंस उनकी तरफ से बर्दाश्त ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर जाहिर है हमने माजी में भी देखा है कि पाकिस्तानी हुकूमतें इस बारे में यकीन दहानियाँ तो कराती रही हैं। बाज़ औक़ात हमने सिग्नेचर भी किए हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस के ऊपर, मगर अमल दरामद नहीं होता। मसलन एक छोटी सी बात बताऊँ, आज जो जर्नलिस्ट सेफ्टी का बिल था जब पेश किया गया तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी की जानिब से एतराज़ हुआ कि जर्नलिस्ट की डेफिनेशन हमें जो है वो यहाँ देखनी पड़ेगी कि जर्नलिस्ट कौन है नहीं है। मकसद सीधा इशारा अफसार आलम साहब की तरफ था, जो कि ज़ाहिर है साबिक चेयरमैन पैमरा थे, और उस अभी जो है उनको ये कहा गया जब उन पर हमला हुआ कि भाई वो सहाफ़त पर हमला है, वो सहाफ़ी पर हमला है। तो उस तरह की चीज़ों के बारे में नेट पिकिंग हो रही है। अभी भी कोशिश ये है कि मिनिमम जो है जर्नलिस्ट सेफ्टी का जो बिल है, हालांकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में किस कदर खौफनाक सूरत हाल है। पहले मतीउल्लाह जान को किडनैप किया गया, उसके बाद एक और सहाफ़ी को उठाया गया, फिर अफसार आलम पे हमला किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है जी अब सॉरी वैसे आपकी बात काट रहा हूँ, ये अब मैं थोड़ा सा वापस आना चाह रहा हूँ ये रेजोल्यूशन पर, ठीक है। अब ये कोई नई बातें नहीं है जो इसमें लिखी गई हैं। अब क्यों? क्योंकि ये सॉरी टू से पंगा हमने खुद ही मोला है। लेट्स बी रियल अबाउट इट। हुआ क्या, ठीक है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी शायद यूरोपियन यूनियन के लिए कि तहरीक लबैक ने कहा कि जी आप फ्रांस के सफ़ीर को एक्सपेल कर दें। ऐसा होता रहता है, मुख्तलिफ ममालिक में होता रहता है, कोई एक ग्रुप ये कहता है। पूरी फॉरेन पॉलिसी आपकी इफेक्ट नहीं होती है इन चीज़ों से। मसला हुआ कि आपने मेन स्ट्रीमिंग की बात की है, और अच्छी खुशी की बात यह है कि इस हुकूमत ने बहुत कोशिश की है कि उनके कम से कम नैरेटिव या बयानिए को मेन स्ट्रीम किया जाए। आपने वज़रा की स्टेटमेंट्स देखी हैं, अली मोहम्मद साहब की, शेख रशीद की, जब आपने खुद कहा कि जी हम बिल्कुल ही करारदाद पेश करेंगे पार्लियामेंट में, तो फिर यूरोपियन यूनियन में कान उठेंगे कि ये अब आपने एक जमात की बयानिए को आपने स्टेट पॉलिसी के लेवल पर आप ले आए हैं बिला वजह। दूसरी बात, ये जो चार्ल्स वेमर साहब हैं, अच्छा राइट विंगर ना, राइट विंगर का दोस्त होता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो यूरोप में हो। चार्ल्स वेमर साहब जो हैं ये स्वीडन के हैं और स्वीडिश डेमोक्रेट्स में खलीम की पार्टी है। नाम पर मत जाएं आप, ये एक इंतहाई राइट विंग, जीनोफोबिक, इस्लामोफोबिक पार्टी है। अच्छा, इनके लिए खूबसूरत मौका मिला है इन्हें, क्योंकि जो यूरोपियन राइट विंग है, जो सफ़ेद फार्म राइट विंगर्स हैं, उनका क्या बयानिया है? उनका ये बयानिया है कि ये जो मुसलमान हैं ये हमें तबाह करना चाह रहे हैं। TLP का भी बयानिया
आप इसको उल्टा कर दें तो उनका बयानिया यही है कि जी पूरी दुनिया बिलखसूस मगरिब हमें तबाह करना चाह रही हैं। यहाँ पर वो ये इशू कहीं फ्रांस में कुछ होता है, उस इशू को यहाँ उसका वो सियासी फायदा लेने की कोशिश करते हैं, जो आपने देखा है। उस प्रोटेस्ट का सियासी फायदा किसको मिलता है? यूरोपियन राइट विंग, क्योंकि देखते हैं कि हम तो कह रहे थे सर ये ऐसे ही है। गलती कहां आती है आपकी? जब आप इस इशू को लेकर खुद, किसी ने आपके सर पर बंदूक नहीं रखी, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, आप जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारे कंसर्न्स को आप उतने सीरियसली लें जितना हम लेते हैं। मेरे एक साबिक डिप्लोमेट से बात हो रही थी, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो कह रहे थे कि यार ये इंतहाई डैमेजिंग चीज है। माना कि ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं है, इसको आप वार्निंग शॉट समझें, क्योंकि आप उस पोजीशन में नहीं है, आप भारत नहीं है अपने आप उनके बहुत बड़े एलाय हैं, वो नजरअंदाज कर देंगे। आप चीन नहीं है कि आप इतने ताकतवर हैं कि आप अपनी मन बनाई कर सकते हैं। 25% of your market share. अच्छा, वो भी ओवर फ्रैंकली स्पीकिंग नथिंग, लेट्स बी रियल अबाउट दैट। तो ये इसको एक और कहते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी। फैटफ के बाद अब यूरोपीय यूनियन। हाँ, वो तो चलो हमारे मसलत, ये तो हम तीर पकड़ा है सर। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और जैसे पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के बारे में जो करारदाद मंजूर हुई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को जो है निशाना बनाया जाता है तौहीन मज़हब का नाम लेकर के। ऐसा ही एक वाक़या 2 रोज़ कबल लाहौर में हुआ है कि जहाँ पर एक सरकारी हस्पताल है, वहाँ पर कुछ क्रिश्चियन नर्सेस जो थी उनको ये इजाज़त थी कि इतवार के दिन वो एक प्रेयर के लिए वहीं हॉस्पिटल में ही उनके ऑडिटोरियम में 1 घंटे के लिए इबादत कर सकती थी, जिसके लिए उनको इजाज़त थी कि वहाँ सलीब भी लगा सकती थी और बाइबल भी रखती थी, जिसके बाद वहाँ इबादत होती थी। तो फिर एक सोशल मीडिया पे वीडियो सामने आई जिसमें उनकी इबादत के दौरान ही कुछ मुस्लिम नर्सेस जो हैं वहाँ आईं और उन्होंने वहाँ नातें पढ़नी शुरू कर दी, जिस पर खासा हंगामा हो गया कि क्या ये जो क्रिश्चियंस इबादत कर रही थी उनको रोका गया है। तो मैंने पूछा है स्टाफ से भी और जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये मसला 3-4 दिन पहले शुरू हुआ कि एक क्रिश्चियन नर्स ने कोई वीडियो शेयर की जिसमें को पाकिस्तानी फ्रांस में था और उसने टीएलपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये जो है मुस्लिम उम्मा को बदनाम कर रहे हैं, जिस पर जो है क्रिश्चियन नर्सेज और मुस्लिम नर्सेज के दरमियान फिर ये सारा कुछ हुआ। तो जब इतवार को वो इबादत के लिए आईं तो मुसलमान जो नर्सेज हैं वो वहाँ पहुँच गईं और उन्होंने वहाँ नाते पढ़नी शुरू कर दी। एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है, पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उनका भी ये कहना है कि दोनों के दरमियान जो है वो हमने सुलह करा दी है, मगर ग्राउंड पे ऐसा नहीं लगता। कुछ मुसलमान नर्सेज ने आज भी एहतजाज किया है और कहा है कि इनकी सर्विस बंद कर दी जाए जो ये इतवार को करती थी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी ख्याल कुछ मिलता जुलता है कि ये जो सर्विस है अब शायद यहाँ नहीं हो सकेगी। मसीही नर्सेस हैं, उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। वो सर ये सारी सूरत हाल हमने देखा कि कुछ हफ्ते पहले फैसलाबाद में भी ऐसा ही वाक़या हुआ जी। वो 8 अप्रैल को एक खबर आई थी फैसलाबाद से कि 2 क्रिश्चियन नर्सें हैं, उन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने एक स्टिकर फाड़ा जिस पे आयात लिखी हुई थी। अब ये शिकायत जो उनकी साथी नर्सें थीं उन्होंने अस्पताल की इंतज़ामिया को, बल्कि एक नर्स ने दर्ज करवाई अस्पताल की इंतज़ामिया को, और एक जो कुलीग था उनका वो इतना तैश में आ गया कि उसने 2 में से एक नर्स जिस पे इल्ज़ाम लगा था उसको तेज़दार आले से उसका बाजू ज़ख्मी कर दिया। फिर जाहिर है उसके बाद पुलिस को इन्वॉल्व होना था, उसने दोनों जो स्टाफ थे नर्सेज थी उनको हिफाजती तहवील में ले लिया और अस्पताल की इंतज़ामिया जो है वो खूबसूरती के साथ न्यूट्रल एम्पायर बन गई। ये हुआ है अभी पिछले हफ्ते ही हुआ है। ये जो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर किसी और मुल्क में, फ्रांस में, जर्मनी में, भारत में कहीं भी इसका रिवर्स होता कि कोई ईसाई एक मस्जिद के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि जी आज से ये कि हमारा तो वो इस्लामी फोबिया है, तो क्या होता वो? नहीं, हम कैसे महसूस करते हैं? हमें अच्छा लगता है? इस्लामोफोबिया नहीं, वो फिर इस्लामोफोबिया है, वो फिर हेट क्राइम है। अगर
आप अगर हमें ये बात अच्छी नहीं लगेगी तो हम कैसे सोच सकते हैं किसी और को ये बात अच्छी लगेगी जो हमारे। वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, अब छोड़ेंगे यूरोप शोरप की बातों को और जीएसपी जीपीएस को। बात करते हैं थोड़ी सी स्पेस की। बचपन में मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब रात हो जाती थी तो मैं घंटों घंटों बाहर गार्डन में या छत पर या बालकनी पर मैं आसमान की तरफ देखता रहता था, और मैं काफ़ी दोस्त भी मेरे साथ देखते रहते थे। और कोशिश हमारी उम्मीद ये थी कि कहीं कोई शूटिंग स्टार, या जिसको उर्दू में शबाब साकिब कहा जाता है, वो नज़र आ जाए। अब जाहिर है कि उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये क्या होता है, बड़ी अजीब और काफ़ी मैजिकल किस्म की चीज़ लगती थी। ना मेरे दोस्तों को पता था, ना मुझे पता था। तो कुछ जो हमारे जो बड़े कजन्स होते थे वो हमें बताते थे कि जी ये जो होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, ये असल में जिन्नात होते हैं। तुमने कभी वैसे देखा है अपनी आंखों में? मैंने हज़ारों दफ़ा देखा है। अच्छा, मैंने पूरे मीटियोर शावर्स देखे हैं, उस पर मैं अभी बात करता हूँ। तो एनीवे कुछ लोग हमें बताते थे कि जिन्नात हैं और जिन्नात पर फरिश्ते तीर चला रहे हैं, और हम मान जाते थे। अच्छा, फिर जब थोड़ी सी होश संभाली तो पता लगा कि ये असल में पत्थर होते हैं, आप कह सकते हैं खलाई पत्थर होते हैं, जो जब अर्थ की एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं और बहुत स्पीड में होते हैं तो वो जलने लग जाते हैं। तो उनके जलने से ये एक ट्रेल सी हमें नजर आती है। अच्छा, अगेन ये होते हैं काफी छोटे और इनको कहा जाता है मीटियोर्स। और शुक्र करें कि ये छोटे होते हैं, क्योंकि जो बड़े पत्थर होते हैं जिनको एस्ट्रॉयड कहा जाता है, और जो अब तक हमने साइंसदानों ने देखा है जो सबसे बड़ा है, वो उसकी साइज तकरीबन 500 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर वो जमीन के करीब से गुजर गया, वो जमीन के करीब से गुजर गया है, शुक्र करें, क्योंकि इससे एक बहुत छोटा एस्ट्रॉयड एक दफा टकराया था अर्थ के अंदर, मतलब करोड़ों साल पहले, और इतना बड़ा धमाका हुआ था कि आपकी जितनी डायनासोर्स थी उस वक्त पे वो सब मर गई थी। अब आप एक तो ये शो से पहले आप सवाल पूछ रहे थे कि अगर ये एक कोने में गिरा है तो पूरी दुनिया के डायनासोर्स कैसे मर गए। ये आप ऐसे समझें कि तकरीबन 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब एक वक्त पे फटे हैं। ठीक है, और इतना, एक तो सुनामी भी आई और ऊपर से इतना डस्ट और मिट्टी एटमॉस्फेयर में गई कि सूरज की रेज जो है वो ब्लॉक हो गई। तो सारे जो पौधे हैं वो मर गए, पौधे को खाने वाले जो जानवर थे वो मर गए, और पौधे के खाने वाले जानवर को खाने वाले जानवर जैसे टिरानोसॉरस रेक्स जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये भी सब मर गए। बचे सिर्फ छोटे मोटे जानवर जो शायद इवेंचुअली फिर हम बन गए। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, उसी मीटियोर से गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्या मैं अभी वहीं आने वाला था। बिल्कुल, अगर आप ये मैप देखें तो आपने अगर यूएस का मैप देखा है फ्लोरिडा वाला, तो आप देखेंगे कि एक तरह से एक होल सा बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं ना, ये मेक्सिको जहाँ पे वो साउथ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका की एक चोंच सी निकलती है, ये ऐसा लगता है किसी ने एक बड़ी सी बोटी काट ली। ये ऐसा ही हुआ है। ये बीच में जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये वो अंदाजन वो एस्ट्रॉयड है, 50 से 100 मील का था ये सिर्फ। और जब इसने हिट किया है तो इसने इतना बड़ा खड्डा बनाया जिसके अंदर फिर समुंदर दाखिल हो गया। तो हल्का मत लें। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर ये जो छोटे मीटियोर्स आते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं, लेकिन तकरीबन अंदाजा ये है कि हर दिन 17 मीटियोर्स एटमॉस्फेयर से गुजर के जमीन पर लैंड करते हैं। और जाहिर है बहुत बड़ी दुनिया है, तो वो कहीं समुद्र में गिर जाते हैं, कहीं किसी सहरा में गिर जाते हैं, पहाड़ों पर गिर जाते हैं, और हमें पता नहीं लगता। लेकिन पिछले साल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ बलूचिस्तान के इलाके जोब में, जहां एक काफी साइज का मीटियोर गिरा। अच्छा, ये खबरें आई कि ये कुछ हुआ है, वहां पे धमाका हुआ है, किसी को पता नहीं लगा, मेन स्ट्रीम तक वो बात नहीं पहुंची। लेकिन एक साहब है शाहिर नियाजी, और आपको शायद याद हो क्योंकि पहले भी इनको हमने शो पे दावत दी है, इलेक्ट्रिक हनीकॉम्ब और वो बायोमिमिक्री के लिहाज से। और ये एक स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है इस्लामाबाद में, और इन्होंने एक डिजिटल म्यूजियम जो आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं बनाया है, ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से। अच्छा, 20 साल की उम्र है, और आप शौक देखें कि जवान ने एक पूरी अपनी फंडिंग पर और अपनी मेहनत से इस जोब के मीटियोराइट का एक टुकड़ा बिल आखिर हासिल कर ही दिया। तो कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी शाहिर से, तो उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो पहला मैंने सवाल पूछा कि थोड़ा सा ये जोब की मीटियोराइट की जो कहानी है वो हमें सुनाए। पाकिस्तान में इसी तरह का एक
शाब साकिब गिरा था ज़ोब में, बलूचिस्तान में। ये जनवरी 9 2020 में गिरा था और काफ़ी महीने तक किसी को पता ही नहीं लगा कि इसका ये गिरा भी है और ये कहाँ गया ये। बाद में 6 महीने बाद इसकी एक आर्टिकल एक पब्लिश हुआ था जिसमें लिखा गया था कि ये मटेरियल जितना भी था 30 किलो तक का मटेरियल था, ये अमेरिका में बेच दिया गया था। और वहाँ पे जो मेटेराइट के डीलर्स होते हैं वो बेसिकली सेल करते हैं मेटेराइट्स को, बाय करते हैं। उन्होंने फिर एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी को भेजा इसके सैम्पल्स और फिर वहाँ पे उन्होंने तहकीक करके इसको रिसर्च किया इस पर। अब शाब साकिब जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि जो हमारी सोलर सिस्टम होती है, निज़ाम फल्क शमसी जो होती है, इसमें जो इसकी फॉर्मेशन होती है कैसे होती थी वो हमें अभी तक प्रॉपर्ली अंदाज़ा नहीं है कि कैसे सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ। तो ये जो पत्थर होते हैं ये एज उतने ही पुराने हैं जितने सोलर सिस्टम हमारा पुराना था, क्योंकि इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हुई होती और ये तब से ही फिर रहे होते हैं इस खला में। तो इन पे जो रिसर्च होती है और स्टडी होती है इनसे हमें पता चलता है कि क्या मैकेनिक्स थी, क्या फॉर्मेशन की डायनामिक्स थी और किस तरह हमें मतलब इन सोलर सिस्टम की सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में जो मेटेराइट्स गिरते हैं, अब इसी तरह जैसे ये ज़ोब का मेटेराइट था, अब हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है मेटेराइट्स के बारे में, इतना हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम खुद इन पे टेस्टिंग करें और ख़ुद इन पे मतलब रिसर्च वगैरह करें। पाकिस्तान में अभी कोई लेस दैन 20 मेटेराइट्स होंगे जो क्लासिफाइड होंगे। आई थिंक 14 to 16 मेटेराइट्स हैं जो क्लासिफाइड हैं और ये काफ़ी मतलब 1970 से आज तक के हैं। इस तरह अगर हम देखें तो मोरक्को जो है कंट्री, उनकी जो लैंड है उनकी डेजर्ट लैंड है जैसे, और हमारा डेजर्ट लैंडस्केप है। हमारे पास ज़्यादा डेजर्ट लैंडस्केप है मोरक्को की निस्बत, और मोरक्को में आज तक 1600 मेटेराइट्स लोगों ने ढूंढे हैं और उनको क्लासीफाई किए हैं और उनको बेचे भी हैं और म्यूजियम्स में भी डिस्प्ले कराए हैं। और पाकिस्तान में जिनका हमारा ज़्यादा लैंड मैस है, डेजर्ट एरिया, हमारे पास सिर्फ 14 या 15-16 मेटेराइट्स क्लासीफाइड हैं। इसी तरह जैसे ज़ोब के साथ हुआ था, बकर में एक मेटेराइट गिरा था 2018 में, वो गायब हो गया था वहाँ से, उसकी ना क्लासिफिकेशन हुई है ना कभी किसी को मतलब पता चला कहाँ गया। जब वो गिरा उसकी तस्वीरें ली गई थी, पुलिस वहाँ पे आई थी, उन्होंने देखा कि ये मेटेराइट है, उन्होंने अपने पास रख लिया। फिर उन्होंने कहा कि हमने आगे पंजाब यूनिवर्सिटी को दे दिया है। मैंने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी से पूछते हैं कि कहाँ गया है मेटेराइट, उनको पूछा तो वो कहते हैं कराची यूनिवर्सिटी के पास है। कराची यूनिवर्सिटी से पूछा, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, फोरेंसिक्स के पास गया था और उसके बाद कभी नहीं मिला हमें। तो मेटेराइट्स की हमें मतलब कदर भी करनी चाहिए और हमारा जितना लैंडस्केप है उसमें काफ़ी पुराने मेटेराइट्स अभी भी गिरे होंगे जिनको ढूंढना हमारा फ़र्ज़ है और इस पर रिसर्च करना भी हमारा फ़र्ज़ है। जो ज़ोब मेटेराइट है इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का पत्थर है ये जब खला में होता था काफ़ी हज़ारों अरबों साल पहले, तो ये एक बड़ा एस्ट्रॉयड होता था। ये एस्ट्रॉयड कभी किसी ज़माने में कोलिजन की वजह से टूट गया और इसकी जो आउटर लेयर थी, जो क्रस्ट की लेयर होती है, वो एक पाथ टुवर्ड्स अर्थ उसका एक बन गया और वो 2020 में ज़ोब में आके गिर गया। अब ये जो मेटेराइट्स होते हैं इनको कहते हैं स्टोनी कॉन्ड्राइट मेटेराइट्स। कॉन्ड्राइट मेटेराइट्स इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इनके अंदर गोले से होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स होते हैं जिनको कॉन्ड्रूल्स कहते हैं। कॉन्ड्रूल्स जो होते हैं उनकी जो उम्र है वो ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज हमारे जो सूरज है उसकी एज ऑलमोस्ट उतनी होती है। तो जो ज़ोब मेटेराइट है इसको H34 कॉन्ड्राइट कहते हैं। अब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ड्राइट है क्योंकि इसमें जो भी गिरा है तो मेटेराइट्स को फॉल कहते हैं और एक ऑब्जर्व फॉल होती है और एक फाइंड होती है। तो ये एक पहला इस टाइप का मेटेराइट था जो ऑब्जर्व हुआ था कि गिरते हुए, क्योंकि जब ये गिरा था इसका धमाका भी हुआ था, लोगों को आवाज़ भी आई थी इसकी, मगर हमें पूरे पाकिस्तान में नहीं पता चला इसके बारे में। सोचा कि आपके हाथ में एक पत्थर है जो सूरज जितना पुराना है और ज़ाहिर है इन चीज़ों की काफ़ी वैल्यू भी होती है, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं शहीद नियाजी से जिन्होंने ज़ोब का जो मीटियोर है उसका एक टुकड़ा कहीं से ढूंढ निकाला और अब हम यही से उनसे पूछेंगे कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को तलाश किया। सुनिए।
अब ये मिलना तो काफ़ी मुश्किल था ये मेरे पत्थर, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट कोई 30 किलोग्राम टोटल वेट था, मतलब टोटल जो जितने पत्थर मिले थे वो 30 किलोग्राम के थे। अब उसमें से जो अमेरिका पहुँचे वो कोई थे 19 किलोग्राम। अब जितना भी ऑलमोस्ट था वो सारा बाहर चला गया था, और बाहर फिर जिस डीलर ने ख़रीदा था और जिसने क्लासीफाई कराया था एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से, उसने फिर क्योंकि वो ओनरशिप ले गया था उसकी, तो वो फिर अपने प्रॉफिट के लिए उसने आगे कलेक्टर्स को बेचा। तो ये ऑलमोस्ट $40 पर ग्राम के रेट पर इसने मतलब ये सारा जितना मटेरियल था वो आगे फ़रोख्त किया था। काफ़ी अरसे मतलब मैंने खुद मतलब रिसर्च की और लोगों को ढूंढा, ज़ोब में लोगों को कांटेक्ट किया कि अगर किसी के पास ये पत्थर हो अभी तक। तो आखिरकार एक मुझे मिनरल डीलर मिला जो क्रिस्टल्स वगैरह जो ज़ोब के है वो उसके फ़रोख्त करता रहता है। तो उसने कहा कि मेरे पास एक पत्थर पड़ा हुआ है ये, और छोटे छोटे पीसेस और भी थे उसके पास। तो मैंने खुद पैसे जमा करके, क्योंकि मैंने अपना एक डिजिटल म्यूज़ियम स्टार्ट किया हुआ है ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से। उसमें मैं पाकिस्तान के जितने भी ख़जाने हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हों, क्रिस्टल्स वगैरह हों और इस तरह के खला से गिरे हुए पत्थर हों, उनकी मैं एक कलेक्शन जमा करता हूँ और उनको आर्काइव करता हूँ और लोगों के लिए डिस्प्ले करता हूँ ऑनलाइन। तो मैंने फिर जमा किए पैसे और फिर ये मैंने काफ़ी मतलब अरसे बाद ये ख़रीदा ये पत्थर। उसको फिर मैंने डिस्प्ले भी किया अपनी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी डिस्प्ले किया, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में इस तरह के ख़जाने भी मिलते हैं जिन पे काफ़ी तहकीक की जा सकती है। अच्छा, आप सुन रहे हैं $40 फी ग्राम, और मेरा ख्याल है कि शाहिर का कहना था कि ये 30 किलोग्राम का था। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना वैल्यूबल भी होता है। ज़ाहिर है इसकी और भी साइंटिफिक वैल्यू भी है, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन आखिरी सवाल मेरा शाहिर से ये था कि अब हम जैसे लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये पत्थर है या मीटियोर है, राइट? आई मीन अगर मुझे कोई कहे कि सर ये मीटियोर गिरा है और मुझे पत्थर बेच दे 50,000 रुपए का, तो काफ़ी अजीब गरीब बात होगी। तो सुनिए कि इसका क्या तरीका होता है। अब मीटियोराइट्स जो शार्प साकिब होते हैं इनकी काफ़ी एक यूनिक लुक होती है, क्योंकि ये आसमान से खला से गिरते हैं तो काफ़ी हाई स्पीड से गिरते हैं। अब जब एक हाई स्पीड से पत्थर एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो वो जलने लग जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उसकी मेल्टिंग शुरू हो जाए, हीट अप हो जाता है वो। तो जैसे आम पत्थर होता है, अब ये देखें इस पर एक काली सी लेयर बन गई है, इसको कहते हैं फ्यूजन क्रस्ट। ये तब बनती है जब जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसका जितना भी हीटिंग होती है तो इसका मटेरियल वेपराइज होना शुरू हो जाता है, और जो बाकी मेल्टेड मटेरियल रह जाता है उसकी एक बर्नट क्रिस्पी सी लेयर बन जाती है। जैसे जब रोटी की बाहर एक क्रस्ट होती है, उसी तरह इस पत्थर की भी एक फ्यूजन क्रस्ट होती है। अब इसका इंटीरियर अगर देख लें हम, तो इंटीरियर इसका काफ़ी डिफरेंट है। इंटीरियर इसका ब्राइट है और ज़्यादा पत्थर की तरह नॉर्मल लगता है इंटीरियर इसका। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी स्टेनिंग भी है ऑरेंज रंग की। ये इसमें जो आयरन कंटेंट होता है मीटियोराइट में, क्योंकि आयरन और निकल काफ़ी पाया जाता है मीटियोराइट्स में, तो ये उसकी आयरन और निकल कंटेंट है, वो आयरन उसका जंग लग गया उसको, तो ये उसकी ऑरेंज जंग नज़र आ रहा है इसमें। इसमें गोल गोल कॉन्ड्रूल्स भी नज़र आ रहे हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम हमारे सबसे पुराना मटेरियल होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये कुछ एरियाज़ इसमें वाइट हैं और एक बाकी एरिया इसमें ग्रे है। ये इसलिए क्योंकि इसकी डुअल क्लासिफिकेशन, इसकी जो लिथोलॉजी पत्थर की टाइप होती है, दो किस्म के पत्थर एक में मिले हुए हैं। इसकी वजह से हमारे पास एक वाइट रीजन भी है और एक ग्रे रीजन भी है। जी, तो ये थी जोब की मीटियोराइट। अब ब्रेक से पहले नहीं, सॉरी, शो से पहले वो सब आप ही पूछ रहे थे कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी को मीटियोर लगा हो, क्योंकि आखिरकार मैथमेटिकली किसी ना किसी को कभी ना कभी तो मीटियोर हिट करना ही करना है। तो बिल्कुल ऐसे हुआ था 1954 में अमेरिका की रियासत एलाबामा में। एक खातून थी एन हॉजेस, और वो अपने घर में काउच पर सो रही थी, तो एकदम से एक धमाका हुआ और उसको उनकी टांग पर कुछ लगा तो चीखने लग गई। तो पता लगा कि एक मीटियोर जो आप देख रहे हैं ये एक तकरीबन 9 पाउंड का है, वो छत तोड़कर एक रेडियो को हिट किया, रेडियो से बाउंस करके इनकी टांग को लगा और काफी सूज गई इनकी टांग। तो फिर वहां पर जाहिर है कि एक मीडिया सेंसेशन बन गई और एक बड़ा फटा हुआ इसके ऊपर, क्योंकि जो मालिक मकान था, ये किराए के घर में रहती थी, वो कहता कि जी मकान मेरा है तो इसका मतलब है कि मीटियोर भी मेरा है। तो फिर एयरफोर्स आ गई, क्योंकि इन दिनों में अमेरिका को था कि यार यूएफओज और एलियंस आने वाले हैं, तो क्या ये यूएफओ तो नहीं है। बाद में पता लगा कि ये मीटियोर है। अच्छा, इसके ऊपर फिर कोर्ट केस भी चला कि किसका मीटियोर है। बिल आखिर एन हॉजेस थक कर उसने म्यूजियम को दे दिया। म्यूजियम में जब उसकी अप्रेजल हुई कि यार इसकी कितने पैसों की है,
तो 1954 की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये $1 मिलियन में बिकेगा। अच्छा, इनके जो खावन थे वो कह रहे थे कि यार तुम पागल हो, इसको बेचो किसी तरह, और वो कहती है कि नहीं मैं तंग आ गई हूँ ये सारे ड्रामे से। उसने दे दी और 2 साल बाद फिर उनकी तलाक भी हो गई, शायद इसी बात पर। अच्छा, ये जो तुम्हारा दोनों सेगमेंट मैंने सुने मेरे लिए खासे इंटरेस्टिंग थे, इसलिए कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, साइंस मैंने कम पढ़ी है। शुरू में आपने बात की थी कि खलीज मैक्सिको कैसे बनी थी। एक ऑस्ट्राइड आया था 12-13 किलोमीटर का रेडियस का, और उसका जो इम्पैक्ट था उससे समंदर ने वो जगह फिल कर दी। यार कुरान में जो निशानियां दी गई हैं ना क़यामत की, फिर मैंने उनके बारे में अभी इसी प्रोग्राम के दौरान सोचना शुरू किया कि सूर फूका जाएगा। अच्छा, सूर की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता, जैसे सिम्फनी नहीं होती, एक इंस्ट्रूमेंट फिर 2-3 इस तरह मिक्स करके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी, और आखिर में कान फट जाएंगे लोगों के। और फिर चीज़ें तर हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है ये सेगमेंट सुनने के बाद कि ये जो सूर की आवाज़ है बेसिकली ऑस्ट्राइड आ रहा है, उसकी आवाज़ दूर से आ रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और जैसे ही वो टकराता है पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने शुरू हो जाते हैं और समंदर पलट जाते हैं, बिल्कुल उबलने लग जाते। तो लगता है कि इस ज़मीन की किस्मत में जो क़यामत है वो ऑस्ट्राइड कोई 500 किलोमीटर वगैरह का चौड़ा इतना होगा, तो वो ज़मीन पे पूरी चीज़ को 50 किलोमीटर वेपराइज करके 50 किलोमीटर भी बहुत है वेपराइज कर। नहीं, अगर वो किसी दिन, एक इमेजिन, अगर किसी दिन हिट कर दिया तो दैट्स इट। हाँ, इमेजिनेशन वो दुनिया की आखिरी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी लिटरली, क्योंकि उसके बाद दुनिया ही ब्रेक हो जाएगी। आधी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, इसलिए कि आधी तो कोई कह ही नहीं पाएगा। हाँ नहीं, वो बस एक टिकर ही होगा, उसके बाद साये बन चुके होंगे, फॉसिलाइज होके चट्टान भी खैर कहाँ होगी, पिघल गई होगी वो। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।